वो जिसके हाथों में छाले हैं पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, उधर लाखों में सेठों की तिजोरी की कमाई है। कोई भी सिरफिरा धमका के जब चाहे जिना कर ले, हमारा मुल्क इस मामले में बुधुआ की लुगाई है। रोटी कितनी महंगी है ये वो औरत बताएगी, जिसने जिस्म गिरवी रख के ये कीमत चुकाई। जी हाँ दोस्तों, इस कविता में आप लोग जो दुख दर्द समझ देख रहे हैं, उस दुख दर्द को बयान करने वाला कवि कोई दबे कुचले समाज का नहीं, बल्कि एक उच्च जाति में पैदा हुआ एक कविकार है। वह उच्च जाति में भले ही पैदा हुआ, लेकिन उसका दिलो दिमाग एक गरीब की झोपड़ी में हमेशा रहा। वह एक गरीब के विषय में हमेशा सोचता रहा। वह इस देश के दबे कुचले सताए हुए लोगों के विषय में हमेशा सोचता रहा, हमेशा लिखता रहा। वह ठाकुरों के घर में पैदा हुआ, लेकिन उसके अंदर ठाकुर शाही जरा सा भी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं आदम गोंडवी साहब के बारे में, जिनका वास्तविक नाम रामनाथ सिंह है। आइए आज के सेशन में हम लोग उनके विषय में बात करेंगे। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से इस देश को क्या संदेश दिया, इस देश के शोषितों, वंचितों, दलितों के विषय में उनकी बातों को किस तरह से देश के सामने रखा, राजनीतिक पटल पर किस तरह से उनकी बातों को रखा, इन सभी बातों को आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद। भारत की आजादी के महज 65 दिन बाद ही ग्राम आटा परसपुर के पास जिला गोंडा में आदम गोंडवी साहब का जन्म होता है। इनका बचपन का नाम रामनाथ सिंह था। इनके पिता देवकली सिंह और माता मांडवी सिंह थी। ये जमींदार परिवार से आते थे। इनके पास कृषि योग्य काफी भूमि भी थी, लेकिन इनका मन हमेशा से ही गरीबों के साथ रहता था। ये गरीबों के विषय में सोचते रहते थे, उनके विषय में लिखते पढ़ते रहते थे। ये सामंती विचारधारा के बिल्कुल भी नहीं थे। आदम साहब कबीर की परंपरा के कवि थे। उन्होंने अपने कलम के माध्यम से इस देश में जो क्रांति लाई, वो क्रांति कभी नहीं रुकने वाली है। उनकी कविताएं कालजयी कविताएं हैं। कालजयी कविताएं वे कविताएं होती हैं, चाहे समय कितना ही बदल जाए, लेकिन वे अपने हकीकत को नहीं बदलती हैं। वे समाज को एक आईना दिखाती रहती हैं, राजनीति को एक आईना दिखाती रहती हैं। आदम गोंडवी साहब ने अपनी कविताओं के माध्यम से इस देश की राजनीति को एक नया रुख प्रदान किया। जहां गजलों में सिर्फ प्रेम मोहब्बत की बातें हुआ करती थी, उन्होंने गजलों के माध्यम से गरीब के दुख को लोगों के सामने रखा। ये हिंदी और अवधी भाषाओं में लिखते थे। इनकी कविताओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें 1998 में दुष्यंत पुरस्कार से सम्मानित किया। 2001 में हिंदी अवधि में योगदान के लिए शहीद सुबह संस्थान ने माटी रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। ये किसी सम्मान के कभी मोहताज भी नहीं रहे, लेकिन इनकी कविताएं ऐसी थी जो समाज को चुभती थी, जो शासक वर्ग को चुभती थी, जो इस देश पर शासन करना चाहते हैं, जो सामंती मानसिकता रखते हैं, उनके खिलाफ ये कविताएं थी। हम सम्मान करते हैं आदम गोंडवी साहब का। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1947 में हुआ था और उनकी मृत्यु 18 दिसंबर 2011 में होती है। आइए आज के सेशन में हम लोग उनकी कुछ कविताओं को जानने की कोशिश करेंगे, उनकी कुछ गजलों को सुनने की कोशिश करेंगे, जो इस समाज को एक आईना दिखाती हुई नजर आएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध कविता लिखी चमारों की गली नाम से। वे कविता आज भी उतनी ही अपना महत्व रखती है जितना उस समय उन्होंने लिखा महत्व रखती थी। हजारों वर्षों से उस जाति के व्यक्तियों के साथ ये घटना होती आई है, आज भी हो रही है। आइए चलते हैं, सुनते हैं। इस कविता का शीर्षक है चमारों की गली। हालांकि इसमें जाति शब्द का प्रयोग किया गया है। उस शब्द से मैं भी ताल्लुक नहीं रखता हूँ, आप भी नहीं रखते होंगे, लेकिन उस शब्द पर आप मत जाइए, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी कल कुएं में डूब कर, है सभी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाई खाट को, डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत में,
घास का गट्ठर लिए ये आ रही थी खेत से, आ रही थी चली खोई अपने जज्बात में, क्या पता उसको कोई भेड़िया है उसकी ताक में। होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू की कछारों में कब का ढल गया था, वासना की आग में कौमारे उसका जल गया था। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मोद में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने को बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन हमारी बहू बेटियों से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई थी इसकी भनक ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच की दालान में। बिष्ट जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं तब खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई, क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था आज रुतबा पा गया। कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर, कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को कोरी नहीं अब हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप की मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ पुट्ठे पर न रखने देती है मगरूर है। भेजता भी नहीं है ससुराल इसको हर्ख हुआ, फिर कोई बाहों में भींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था जो बात आगे बढ़ गई, वो तो मंगल देखता था जो बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल ही एक मक्कार है, हरखू उसकी सह पर थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, क्या इज्जत रहेगी गांव की गलियों में आपकी। बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक है उठकर हाथ मूछों पर आ गया। वह क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न उस तूफान में अब जोर था, रात जो आया न अब उस तूफान में जोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य ही कुछ और था। अब देखिए पूरी कहानी को किस तरह से बदला जाएगा, शासन प्रशासन किस तरह से सच्चाई को दबाता है, उसका एक दृश्य देखिए। सिर पे टूटी बेत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तोलकर। गिर पड़ा तो बढ़ के सिर पे बूट से ठोकर दिया। बोल साले माल जो चोरी का था क्या किया, कैसी चोरी माल कैसा, जैसे उसने ये कहा एक लाठी फिर पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूधमुहा बच्चा वो बूढ़ा जो वहां खेरे में था, वह भागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देखकर वे होश थे खोने लगे, कुछ तो चुप बैठे रहे, कुछ जोर जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से घबराए नहीं, कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से घबराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, फिर दहाड़े
इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल तो कहें छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह बाग मत दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है। ये पाजी, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे अक्सर लोग ये सवाल, कैसा है कहिए न सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघारी जा रही, या अहिंसा की जहां नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। इस कविता को मैं उस बच्ची को समर्पित करता हूं जो वाल्मीकि समाज से आती थी, जिसके साथ लगभग इसी तरह का कुकृत हुआ। उस बच्ची के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ। सामूहिक गैंगरेप करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा, उन दरिंदों का मन नहीं भरा, तो उस बच्ची के हाथ की हड्डियां तोड़ दी, पैर की हड्डियां तोड़ दी, सीने पर चढ़कर सीने की पसलियों को तोड़ दिया, कान के पर्दे फाड़ डाले। इस तरह से उस बच्ची के साथ इतना भयानक, इतना दर्दनाक कांड हुआ जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। उस बच्ची को इलाज नहीं मिल पाया। वो बच्ची हमारे समाज की थी, इसी दबे कुचले समाज की थी। विडंबना तो ये है कि सरकार भी उसका साथ नहीं दे रही थी। क्या इलाज ठीक ढंग से नहीं कराया जा रहा था, आरोपियों के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जा रहा था, पुलिस पूरे मामले को लिपापोती करने के चक्कर में पड़ी हुई थी। तब बहुजन समाज के कई संगठनों ने, जिसमें भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले को संज्ञान में लिया। जब ये सभी लोग हॉस्पिटल जाना चाहते थे, उसमें पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया, लेकिन किसी तरह से बाद में चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचते हैं और उस बच्ची के अच्छे इलाज के लिए जब सफदरगंज भेजने की बात करते हैं, तब जाकर के सरकार किसी तरह से उस बच्ची को सफदरगंज दिल्ली हॉस्पिटल में भेजती है। लेकिन वहां जाने के बाद उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है। उस बच्ची की मृत्यु के बाद वो आनंद फानन में उस बच्ची के शव पर मिट्टी का तेल डाल करके उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा आग लगा दिया जाता है। उसकी तो हत्या तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब उसके मानवीय मूल्यों की हत्या हो रही थी। उसके माँ बाप की अंतिम इच्छा यही थी कि हम अपनी बच्ची को देख सकें, उसकी अंतिम विदाई कर सकें। हिंदू धर्म शास्त्रों में ये उल्लिखित है कि यदि पिता जीवित है, यदि उसके पुत्र या पुत्री की मृत्यु होती है, यदि पुत्री अविवाहित है, तो उसकी चिता को उसके पिता ही आग देंगे। लेकिन इस प्रदेश के हिंदू धर्म के सबसे बड़े रक्षक माननीय योगी आदित्यनाथ सिंह की पुलिस ने उन्हें ये अधिकार नहीं दिया, जबरन उस बहन की लाश को जला दिया। माँ बाप की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हुई। क्या इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और इस सूबे के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं होंगे? क्या उस बहन के मूल अधिकारों का हनन नहीं हुआ? क्या उन माँ बाप के मूल अधिकारों का हनन नहीं हुआ? ठीक है, मान लिया गया यदि उस बच्ची के साथ कोई घटना हुई, आप नहीं मौजूद थे, घटना घटित हो गई, लेकिन उसके बाद की जो भी प्रक्रियाएं हुई उसमें आपको पूरी तरह से सहयोग देना चाहिए था, लेकिन आपने पूरी तरह से सहयोग नहीं दिया। और इस देश में तमाम हिंदू संगठन सक्रिय हैं, वे भी चुप्पी साधे रहे। जबकि यदि एक गाय की हत्या हो जाती है तो सारे हिंदू संगठन के व्यक्ति खिलबिला उठते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं, मार काट मचा देते हैं। लेकिन उस समय हिंदू संगठन का कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या उस बहन के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? इसी आर्यावर्ते, जम्मू द्वीपे, भरत खंडे जैसे महान देश में ये घटना हो रही है और ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। इन घटनाओं का वर्णन आदम साहब ने अपनी कविता में उस समय किया। इस कविता को आदम साहब ने उस समय किया, लेकिन ये कविता आज भी यथार्थ साबित हो रही है। आइए अब आदम साहब की दूसरी कविताओं की तरफ चलते हैं। अमीरों से हमारी फैसला सुकून जंग थी, फिर कहां से बीच में मंदिर और मस्जिद आ गए, जिनके चेहरे पर लिखी है जेल की ऊंची फसील, राम नामी उड़कर संसद के अंदर आ गए। देखना सुनना व सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी आते नहीं थे नजर, कल तलक जो हाशिए पर भी आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। आदम साहब इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं जिन्होंने इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया, जिनके ऊपर हत्या, बलात्कार, न जाने कितने मामले दर्ज हैं, आज वे राम नामी ओढ़ करके संसद में बैठे हुए हैं। ये कविता आदम साहब उस समय लिख रहे थे, लेकिन ये कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है
जितना उस समय प्रासंगिक थी। हीरा मन बेजार है, उफ किस कदर महंगाई है, आपके दिल्ली में उतर आधुनिकता आई है, टीवी से अखबार तक है जिस्म के मोहक कटाव, ये हमारी सोच है, ये सोच की गहराई है, सबका मालिक एक है, रटते भी हैं लड़ते भी हैं, सदियों के संघर्ष से क्या दृष्टि हमने पाई है, जो व्यवस्था बदलने के लिए बेताब थे कैद उनके बंगलों में इस मुल्क की रानाई है। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, जो बदल सकती है इस दुनिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे पर हताशा देखिए, जल रहा है देश ये बहला रही है कौम को, किस तरह अश्लील है संसद की भाषा देखिए, मत्स्यगंधा फिर कोई होगी किसी ऋषि का शिकार, दूर तक फैला हुआ गहरा कुहासा देखिए। अंत्यज कोरे पासी हैं हम क्यों कर भारतवासी हैं हम, अंत्यज कोरे पासी हैं हम क्यों कर भारतवासी हैं हम, अपने को क्यों वेद में खोजे क्या दर्पण विश्वासी हैं हम, अपने को क्यों वेद में खोजे क्या दर्पण विश्वासी हैं हम, छाया भी छूना गर्हित है ऐसे सत्यानाशी हैं हम, धर्म के ठेकेदार बताएं किस ग्रह के अधिवासी हैं हम, धर्म के ठेकेदार बताएं किस ग्रह के अधिवासी हैं हम। जो लोगों को कहते हैं कि ये अछूत है, ये पतित है, इसको छूने से हम दूषित हो जाएंगे, इसके छूने से पानी दूषित हो जाता है, आप ही बताइए ना साहब, क्या हम दूसरे लोक से आए हैं, हम मनुष्य नहीं हैं। इस कविता के माध्यम से आदम साहब को इसी तरह का कुछ सवाल पेश करते हैं। जो डलहौजी ना कर पाया ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे, जो डलहौजी न कर पाया ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे, सुरा व सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, सुरा व सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, दिल्ली को रंगीले शाह का हम्माम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजारों में चीजों का दुगना दाम कर देंगे, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। सदन को घूस देकर गर बच गई कुर्सी, सदन को घूस देकर गर बच गई कुर्सी, अगली योजना में देखना घूसखोरी आम कर देंगे, अगली योजना में देखना घूसखोरी आम कर देंगे। कितनी सटीक बात आदम साहब कहते हैं इस कविता के माध्यम से। इसका व्याख्यान करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, हर व्यक्ति इसका मतलब समझ सकता है। आज के राजनेता क्या कर रहे हैं उनके ऊपर चोट करते हुए आदम साहब की एक गजब की कविता है। यदि बेशर्मों को समझ में न आए तो फिर उसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं ये धूप नशीली है। घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। भटकती है हमारे गांव में गूंगी भिखारन सी, भटकती है हमारे गांव में गूंगी भिखारन सी, सुबह फरवरी बीमार पत्नी से भी पीली है। बगावत के कमल खिलते हैं ये दलिया, बगावत के कमल खिलते हैं दिल की सूखी दरिया में, मैं जब भी देखता हूँ आंख बच्चों की पनीली है। सुलगते जिस्म की गर्मी का फिर एहसास हो कैसे, मोहब्बत की कहानी अब जली माचिस के तीली है। ये एक गरीब की कहानी है, ये एक गरीब का दर्द है जो आदम साहब अपनी कविता के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप होली, दीपावली, दशहरा बड़े शौक से मनाइए, आपके पास तो पैसे हैं, लेकिन उस गरीब के बारे में सोचिए। वो तो सोचता है किस तरह से मेरे बच्चों के लिए 2 जून की रोटी की व्यवस्था हो जाए। गरीब के लिए तो यही सबसे बड़ी बात है। उसके लिए होली, दीपावली, तीज त्योहार कोई मायने नहीं रखते हैं। आपके यहाँ तो अच्छे अच्छे पकवान पकते हैं, वो तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसता है। हमारे देश में कहा जाता है कि धर्म खतरे में है, राम मंदिर बनवाने चलना है। उठो हिंदुओं चलो राम मंदिर बनवाओ, धर्म खतरे में है, तलवार लेकर के मस्जिदों पर चढ़ जाओ। लेकिन उन व्यक्तियों के गरीबी के विषय में कोई नहीं सोचता है कि किस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा है। सिर्फ उनको अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। इन सभी बातों को आदम साहब अपने इस कविता के माध्यम से पेश करते हैं। वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। लोक रंजन हो जहां संबूक वध की आड़ में, उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। कितनी प्रतिगामी रहा भोगे हुए क्षण का यथार्थ,
त्रासदी, कुंठा, घुटन, संतरास लेकर क्या करें। गर्म रोटी की महक पागल बना देती मुझे, पारलौकिक प्यार का मधुमास लेकर क्या करें। कहा जाता है कि देश हमारा आजाद है, लेकिन इस कविता को सुनिए और आप सोचिए कि क्या वास्तव में देश हमारा आजाद है। साहब, जब 100 में 70 आदमी फिलहाल नासाद हैं, साहब 100 में 70 आदमी जब फिलहाल नासाद हैं, दिल पर हाथ रख के कहिए क्या देश आजाद है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं, दिल पर हाथ रख कर कहिए क्या देश आजाद है। कोठियों से मुल्क की मेयार को मत आंकिए, कोठियों से मुल्क की मेयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। जाइए और जाकर के देखिए फुटपाथों पर, असली हिंदुस्तान वहां बसता है। कोठियां, महल, अटारियां सबके पास नहीं हैं, 2 वक्त की रोटी किसी के पास नहीं है। कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। जिस शहर में मुंतजिम अंधे हो जलवागाह के, जिस शहर में मुंतजिम अंधे हो जलवागाह के, उस शहर में रोशनी की बात बेबुनियाद है, उस शहर में रोशनी की बात बेबुनियाद है। मेरे एक मित्र हैं, वकील साहब हैं, जिनके गांव में रोशनी पिछले कुछ दिनों में आई है। अब भारत की आज़ादी के लगभग 72-73 वर्षों बाद बिजली आई। एक दिन वे हमसे बताने लगे कि साहब हमारे गांव में बिजली नहीं है। हमने कहा बताइए इतने वर्षों बाद भी आपके गांव में बिजली नहीं है। उन्होंने कहा हाँ बिजली नहीं है, अब शायद उम्मीद है आने वाली है, का व्यवस्था हो। देखिए आदम साहब इस तरह के दर्द को किस तरह से अपने कविताओं के माध्यम से बयान कर रहे हैं। जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी न जाने कितने साल में। जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई रम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। खेत जो सीलिंग के थे, खेत जो सीलिंग के थे सब चक में शामिल हो गए, खेत जो सीलिंग के थे सब चक में शामिल हो गए। हमको पट्टों की सनद मिलती भी है तो ताल में, हमको पट्टों की सनद मिलती भी है तो ताल में। जिसकी कीमत कुछ न हो इस भीड़ के माहौल में, ऐसा सिक्का ढालिए मत जिस्म की टकसाल में, ऐसा सिक्का ढालिए मत जिस्म की टकसाल। हम बड़े बड़े घरों में रहते हैं, हमारे पास खाने पीने के सारे साधन हैं, लेकिन आदम साहब अपनी इस कविता के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों के विषय में बता रहे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती है। इस कविता के माध्यम से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। महल से झोपड़ी तक एकदम घुटती उदासी है, किसी का पेट खाली है, किसी की रूह प्यासी है। महल से झोपड़ी तक एकदम घुटती उदासी है, किसी का पेट खाली है, किसी की रूह प्यासी है। खुदा का वास्ता देकर किसी का घर जला देना, ये मजहब की वफादारी हकीकत में सियासी है। खुदा का वास्ता देकर किसी का घर जला देना, ये मजहब की वफादारी वास्तव में सियासी है। नंगी पीठ हो जाती है जब हम पेट ढकते हैं, नंगी पीठ हो जाती है जब हम पेट ढकते हैं। मेरे हिस्से की आज़ादी भिखारी के कबासी है। कभी तकरीर की गर्मी से चूल्हा जल नहीं सकता, यहाँ वादों के जंगल में सियासत बेहयासी है। हमारे गांव का गोबर तुम्हारे लखनऊ में है, हमारे गांव का गोबर तुम्हारे लखनऊ में है। जवाबी खत में लिखना किस मोहल्ले का निवासी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये हर आंकड़ा झूठा है, ये हर दावा किताबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं वो, उधर जमहूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं वो। इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये पूंजीवाद के ढांचे की बेबुनियादी खराबी है। तुम्हारे मेज चांदी की तुम्हारे जाम सोने के, तुम्हारी मेज चांदी की तुम्हारे जाम सोने के। यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। लोग अक्सर आए दिन गरीबों को कहते हैं कि तुमने अपना ईमान बेच दिया, लेकिन कभी उनसे पूछने की कोशिश किया कि उसने अपना ईमान क्यों बेच दिया। आदम साहब एक कविता के माध्यम से इस सवाल का जवाब देते हैं। बेचता यूं ही नहीं आदमी ईमान को, बेचता यूं ही नहीं आदमी ईमान को। भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पे इंसान को। सब्र की एक हद भी होती है, तवज्जो दीजिए, सब्र की एक हद होती है, तवज्जो दीजिए। गर्म रखें कब तक नारों से दस्तरखान को, शबनमी होठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून, शबनमी होठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून। पेट के भूगोल में उलझे हुए इंसान को,
पेट के भूगोल में उलझे हुए इंसान को। आदम साहब ने प्यार मोहब्बत के ऊपर तो बहुत कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जो लिखा है उसमें भी क्या गजब का लिखा है। आइए सुनते हैं उसको। आजकल के नवयुवक कहते हैं कि हमारा प्यार हमको नहीं मिला, हम आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन आदम साहब ने अपनी कविताओं के माध्यम से उनको एक संदेश दिया है कि यदि आपका प्यार फेल हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। बज़ाहिर प्यार की दुनिया में जो नाकाम होता है, बज़ाहिर प्यार की दुनिया में जो नाकाम होता है, कोई रूसो, कोई हिटलर, कोई खयाम होता है। बज़ाहिर प्यार की दुनिया में जो नाकाम होता है, बज़ाहिर प्यार की दुनिया में जो नाकाम होता है, कोई रूसो, कोई हिटलर, कोई खयाम होता है। जहर देते हैं उसको हम कि ले जाते हैं सूली पर, यही हर दौर के मंसूर का अंजाम होता है। जुनूने शौक में बेशक लिपटने को लिपट जाएं, जुनूने शौक में बेशक लिपटने को लिपट जाएं, हवाओं में कहीं महबूब का पैगाम होता है। सियासी बज़्म में अक्सर जुलेखा के इशारों पर, सियासी बज़्म में हम अक्सर जुलेखा के इशारों पर, हकीकत ये है यूसुफ आज भी नीलाम होता है। हकीकत ये है यूसुफ आज भी नीलाम होता है। राम राज्य के विधायकों के विषय में भी आदम साहब ने गजब खूब लिखा है। काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है राम राज विधायक निवास में। काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है राम राज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं, पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। यहाँ समाजवादी से समाजवादी पार्टी को मत समझिएगा, समाजवादी एक अलग शब्द है। पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है अक्सर खादी के उजले लिबास में। आज़ादी का ये जश्न मनाए वे किस तरह, आज़ादी का जश्न मनाए वो किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। पैसे से आप चाहे तो सरकार गिरा दें, पैसे से आप चाहे तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ की नखास में। आजकल यही हो रहा है, पैसे से ही सरकार गिर रही है, आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। जनता के पास एक ही चारा है बगावत, जनता के पास एक ही चारा है बगावत, यह बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। अब आदम साहब गांव की राजनीति के विषय में भी कुछ कह रहे हैं। गांव में जो प्रधान वगैरह होते हैं उनके विषय में भी आदम साहब ने गजब कहा है, सुनिए। जितने हरामखोर थे कुर्बे जवार में, जितने हरामखोर थे कुर्बे जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। जितने हरामखोर थे कुर्बे जवार में, प्रधान बनकर आ गए अगली कतार में। दीवार फाड़ने में यूं जिनका रिकॉर्ड था, दीवार फाड़ने में यूं जिनका रिकॉर्ड था, वे चौधरी बने हैं उम्र की उतार में। दीवार फाड़ने में यूं जिनका रिकॉर्ड था, वे चौधरी बने हैं उम्र की उतार में। फौरन खजूर छाप के परवान चढ़ गई, फौरन खजूर छाप के परवान चढ़ गई, जो भी जमीन खाली पड़ी थी कछार में। फौरन खजूर छाप के परवान चढ़ गई, जो जमीन खाली पड़ी थी उस पर भी कब्जा हो गया। बंजर जमीन पट्टे में जो दे रहे हैं आप, ये रोटी का टुकड़ा है मियादी बुखार है। जब 10 मिनट की पूजा में आधा घंटा गुजार दें, जब 10 मिनट की पूजा में आधा घंटा गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। आदम साहब ने कौमी एकता पर एक गजब की कविता लिखी है, सुनिए। आज के दौर में इसको सुनना बहुत जरूरी है। हिंदू या मुसलमान के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुसलमान के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हिंदू या मुसलमान के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां अगर बाबर की थी जुम्मन का घर फिर क्यों जले, गलतियां अगर बाबर की थी जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक हालात में, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। हैं कहाँ हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्तों मेरे मजहबी नगामात को मत छेड़िए, दोस्तों मेरी मजहबी नगामात को मत छेड़िए। आजकल उत्तर प्रदेश में बड़ी जोर शोर से खुदाई चल रही है, दफन चीज़ों को उभारने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ फलाने के चिन्ह थे, फलाने
यहाँ फला जात के लोग रहते थे, इत्यादि प्रकार की खुदाइयाँ चल रही हैं। मस्जिद के नीचे मंदिर की खोज की जा रही है। आदम साहब ने इन सभी चीजों को लेकर के अपनी कविता में इसका उल्लेख भी किया है। गर चंद तवारीखी तहरीर बदल दोगे, क्या इससे किसी कौम की तकदीर बदल दोगे। जो अक्स उभरता है रसखान की नज़मों में, जो अक्स उभरता है रसखान की नज़मों में, क्या जो अक्स उभर गर चंद तवारीखी तहरीर बदल दोगे, गर चंद तवारीखी तहरीर बदल दोगे, क्या इसमें किसी कौम की तकदीर बदल दोगे। जो अक्स उभरता है रसखान की नज़मों में, क्या कृष्ण की वो मोहक तस्वीर बदल दोगे। जो अक्स उभरता है रसखान की नज़मों में, क्या कृष्ण की वो मोहक तस्वीर बदल दोगे। जायज़ से वो हिंदी की दरिया जो बह के आई, जायज़ से वो हिंदी की जो दरिया बह के आई, मोड़ोगे उसकी धारा या नीर बदल दोगे। क्या सच है देशमुख के कहने से विशेषज्ञों, क्या सच है देशमुख के कहने से विशेषज्ञों, मुमताज के ख्वाबों की ताबीर बदल दोगे। तारीख बताती है तुम भी लुटेरे हो, तारीख बताती है तुम भी लुटेरे हो, क्या द्रविड़ों से छीनी जागीर बदल दोगे, क्या द्रविड़ों से छीनी जागीर बदल दोगे। खोद रहे हो थोड़ा और नीचे तक खोदो। अब अंत में आदम साहब का एक और फलसफा पढ़ करके इस सेशन को ख़त्म करूंगा। इस फलसफे में आदम साहब ने युवाओं के लिए, इस देश के ईमानदार राजनेताओं के लिए, इस देश के सच्चे कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश दिया है। उस संदेश को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जरूरत है युवा पीढ़ी को इस संदेश को समझने की। गर खुद सरी की राह पर चलते हैं रहनुमा, गर खुद सरी की राह पर चलते हो रहनुमा, कुर्सी के लिए गिरते संभलते हो रहनुमा, कुर्सी के लिए गिरते संभलते हो रहनुमा, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो रहनुमा, टुकड़ों पे जमाखोर के पलते हो रहनुमा। जनता को हक है कि हाथ में हथियार उठा ले, जनता को हक है कि हाथ में हथियार उठा ले। जब भूखमरी की धूप में जलते किसान हो, जब भूखमरी की धूप में जलते किसान हो, मुंह में जुबान रखते हुए बेजुबान हो, मुंह में जुबान रखते हुए बेजुबान हो, नफरत की रुत में दंगों के शोले जवान हो, जमहूरियत के तन पे जिना के निशान हो। जनता को हक है हाथ में हथियार उठा ले, जनता को हक है हाथ में हथियार उठा ले। गर खुद को कोई मुल्क की तकदीर समझ ले, गर खुद को कोई मुल्क की तकदीर समझ ले, जो समझता है कि मैं ही देश की तकदीर हूँ, उसके लिए आदम साहब ने कहा है, गर कोई खुद को मुल्क की तकदीर समझ ले, हर शय को अपने ख्वाब की ताबीर समझ ले, अपना बयान वेद की तहरीर समझ ले, अपना बयान वेद की तहरीर समझ ले, जनगण को खानदान की जागीर समझ ले, जनता को हक है हाथ में हथियार उठा ले, जनता को हक है हाथ में हथियार उठा ले। ये सभी कविताएं जो अभी हम लोगों ने सुनी, उनकी एक काव्य रचना समय से मुठभेड़ से ली गई कविताएं थी। इन कविताओं का उल्लेख पाठ्य पुस्तिकाओं में नहीं है। इस तरह की कविताएं व्यक्ति के अंदर की सोई हुई भावनाओं को जगाने का काम करती हैं। ये कविताएं हमारे पाठ्य पुस्तिकाओं में पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन ये कविताएं पढ़ाई नहीं जाती है। मैं नमन करता हूं ऐसे कवि को जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से इस देश की पिछड़ी हुई जनता, वंचित शोषित जनता के दुख दर्द को सामने रखने का प्रयास किया है। इसके लिए आदम गोंडवी साहब को दिल से धन्यवाद है। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। इस चैनल को आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद।